हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द लर्निंग जोन। आज जो है वो हम भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड आईपीसी के बारे में पढ़ेंगे। आईपीसी क्या है, इसकी कौन कौन सी मुख्य धाराएं होती है, ये हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। ये हमारी इस वीडियो का पहला पार्ट है। बाकी की जो धाराएं बची हुई है वो हम अगले पार्ट में करेंगे। इसमें कुछ धाराएं है जो मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, विशेषकर जो हरियाणा पुलिस का एग्जाम होना है आपके अगले महीने 8 या 9 अगस्त को। उसमें जो है वो काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आईपीसी के। पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था, हरियाणा पुलिस की भर्ती हुई थी 5000 कैंडिडेट्स की, उसमें हर सेट में जो है वो मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में इससे संबंधित कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। यानी आप आईपीसी धाराएं जो है वो इस बार पूरी तरह से रट के जाइएगा। हो सकता है आपको कम से कम 2 नंबर तो जरूर मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि भारतीय दंड संहिता जो है वो क्या है। 1 जनवरी 1862 को ब्रिटिश शासनकाल के दौरान इसे प्रभावी किया गया था। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा। आईपीसी की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता इसको हिंदी में कहा जाता है। कब लागू किया गया था इसे? 1 जनवरी 1862 को लागू किया गया था। उस समय जो है वो ब्रिटिश शासनकाल था। आईपीसी भारत के पहले कानून आयोग की सिफारिश पर 1833 के चार्टर एक्ट के तहत 1860 में अस्तित्व में आया। ये बात आपको याद रखनी है। भारतीय दंड संहिता को 1 जनवरी 1862 को ब्रिटिश शासन के दौरान प्रभावी किया गया था। ठीक है, अस्तित्व में कब आया था? ये 1860 में आया था। सिफारिश पर इस पे काम कब किया गया था? भी 1833 का जो कानून आयोग था उसकी सिफारिश पे इस पे काम किया गया था। 1860 में ये अस्तित्व में आया। और इसे लागू कब किया गया? 1 जनवरी 1862 को लागू किया गया। मौजूदा दंड संहिता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? भी भारतीय दंड संहिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मौजूदा जो है वो उसको किस नाम से जाना जाता है? भाई भारतीय दंड संहिता के नाम से जाना जाता है। ये आपको याद रखना है। 1860 के नाम से जाना जाता है। इसका प्रारूप लॉर्ड मैकाले द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, भारतीय दंड संहिता 1860 के नाम से इसे जाना जाता है। और इसका प्रारूप किसने किया, तैयार किया था? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भी लॉर्ड मैकाले द्वारा जो है वो इसका प्रारूप जो स्वरूप है वो तैयार किया गया था। इसमें समय समय पर कई परिवर्तन किए जा चुके हैं। अब जानते हैं इसकी प्रमुख जो धाराएं हैं वो कौन कौन सी है। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। आईपीसी धारा 300, ठीक है, आईपीसी धारा 300 ये किसके लिए होती है? भी हत्या के लिए होती है। आईपीसी धारा 301 जिस व्यक्ति की मृत्यु कराने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानव वध करना। यानी किसी की सोची समझी चाल के अनुसार जो है वो उस बंदे ने डिसाइड किया है कि इस व्यक्ति को मारना है और उसने उसकी जगह जो है वो किसी दूसरे व्यक्ति को मार दिया, तो उसके ऊपर जो मुकदमा होगा, हुई तो हत्या ही है। ठीक है, हत्या जो है वो उसकी काफ़ी सारी धाराएं हैं। अलग अलग तरीके से जो हत्याएं की जाती है उन सब के लिए अलग अलग धाराएं हैं। यही आप हमें समझना है। देखिएगा इसमें कौन सी धारा लगती है? 301 लगती है। 302 किसके लिए है? भी हत्या के लिए दंड। ठीक है, किसी व्यक्ति ने किसी की हत्या कर दी, उसके लिए जो दंड मिलेगा वो किस धारा के तहत मिलेगा? आईपीसी 302 के तहत मिलेगा। आईपीसी धारा 303 क्या है? भाई आजीवन कारावास से दंडित व्यक्ति द्वारा हत्या के लिए दंड। किसी को मान लो आजीवन कारावास है और उसने जो है वो फिर किसी की हत्या कर दी, मान लो पैरोल पे आके, उसके ऊपर जो उसको जो सजा होगी वो किसके तहत होगी? 303 के तहत होगी। आईपीसी धारा 304 हत्या की श्रेणी में न आने वाली गैर इरादतन हत्या के लिए दंड। ठीक है, हम किसी को मारना नहीं चाहते लेकिन बाय मिस्टेक जो है वो किसी से किसी की डेथ हो जाती है, तो उसके ऊपर जो दंड दिया जाता है वो किसके तहत दिया जाता है? धारा 304 के तहत दिया जाता है। आईपीसी धारा 304 के उपेक्षा द्वारा मृत्यु करवाना। उपेक्षा का मतलब क्या होता है? भाई उपेक्षा का मतलब होता है अवहेलना या निरादर। ठीक है, उसके द्वारा किसी की मृत्यु करवाना। हम किसी को पसंद नहीं करते और हमने उसको मरवा दिया। ठीक है, तो उसके तहत हमें जो सजा मिलेगी, जो हमने जो अपराध किया है वो किसके तहत आता है? 304 के तहत आएगा। आईपीसी 304 ये किसके है? भी दहेज मृत्यु के लिए। किसी
कन्या को दहेज के लिए मार देना, ये किसके लिए है भाई? आईपीसी धारा 304 ख के तहत आता है ये। आईपीसी धारा 305 शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की हत्या का दुष्प्रेरण। शिशु क्या होता है भी? बच्चा। और उन्मत्त का मतलब यहाँ क्या है? देखिए साथ के साथ आप हिंदी भी सीख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। साथ के साथ आप क्या कर सकते हैं? हिंदी भी सीख सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी सी काफ़ी जो है वो संस्कृत के वर्ड जो है वो लिए गए हैं, शुद्ध हिंदी जिसे हम कहते हैं। उन्मत्त का मतलब होता है भी पागल, ठीक है। उन्मत्त का मतलब क्या होता है? पागल। यानी किसी पागल व्यक्ति की अगर आत्महत्या का मान लो दुष्प्रेरण। दुष्प्रेरण का मतलब अब क्या होता है भी? दुष्प्रेरण का मतलब होता है उकसाना किसी को, ठीक है। उसके लिए उकसाना, आत्महत्या के लिए उकसाना किसी पागल व्यक्ति को या बच्चे को, तो वो किसके तहत आएगा? 305 के तहत आएगा। आगे देखिएगा आईपीसी धारा 306, ये क्या है भी? आत्महत्या का दुष्प्रेरण, यानी किसी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाना। यहाँ पे दुष्प्रेरण का क्या मतलब है भाई? दुष्प्रेरण का यहाँ पे क्या मतलब है? इसका मतलब है उकसाना, ठीक है। उकसाना, उकसाना जो है वो इसका मतलब है, ठीक है। आगे देखिएगा आईपीसी धारा 307 हत्या करने का प्रयत्न। आईपीसी धारा 308 गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास, ठीक है। इसमें हत्या करना नहीं है, ठीक है। मान लो प्रयास ही किया है सिर्फ उसने, उसके तहत उस पे कौन सी धारा के तहत कार्रवाई होगी? केस लगेगा 308 के तहत, ठीक है। इसी तरह से हत्या करने का प्रयास कर रहा है कोई, उसके ऊपर कौन सा लगेगा? धारा 307 का केस लगेगा। धारा 309 आत्महत्या करने का प्रयत्न। अब देखिएगा धारा 306 में क्या था? आत्महत्या का दुष्प्रेरण, यानी किसी को उकसाना। और 9 में क्या है? आत्महत्या करने का प्रयत्न। आईपीसी धारा 310, ये क्या है भी? ठग के लिए है, ठगी जो करते हैं उनके लिए है। आईपीसी धारा 311 ठगी के लिए दंड, किसी से ठगी की है उसके लिए जो दंड मिलेगा उसको। आईपीसी धारा 312 गर्भपात करवाना। आपने हॉस्पिटल वगैरह में कई सारे बोर्ड देखे होंगे, इस तरह की धारा 312 के तहत लगे हुए होते हैं, वो उस पर लिखा हुआ होता है कि धारा 312 के तहत गर्भपात करवाना जो है वो गैर कानूनी है। इसके लिए जो है वो कारावास की सजा हो सकती है, जुर्माना हो सकता है। आईपीसी धारा 313 स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात करवाना। धारा 314 गर्भपात करवाने के आशय से किए गए कार्यों द्वारा कारित मृत्यु। कारित मृत्यु का मतलब होता है भी मृत्यु करवाना, ठीक है। गर्भपात करवाने के आशय से किए गए कार्यों द्वारा कारित मृत्यु। आईपीसी धारा 315 शिशु का जीवित पैदा होना रोकना या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु करवाने के आशय से किया गया कार्य। यानी कोई बच्चा पैदा होने वाला है और उसको जो है वो गर्भ में ही मार दिया जाए या जन्म के बाद उसे मार दिया जाए, तो उसके ऊपर जो केस होगा मारने वाले के ऊपर वो 315 के तहत होगा। तो आपको याद रखना है 312, 313, 314 और 315 ये गर्भपात या शिशु को मारने से संबंधित है, ठीक है। आगे देखिएगा 316 ऐसे कार्यों द्वारा जो गैर इरादतन हत्या की कोटि में आता है, किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु करवाना, ठीक है। ऐसे कार्य है जो गैर इरादतन मतलब करवाना नहीं चाहते, बाय मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। और किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु करवाना। किसी सजीव अजात का मतलब क्या होता है भी? जिसका जन्म ना हुआ हो, ठीक है। तो उसके ऊपर कौन सी धारा के तहत केस लगता है? 316 के तहत। 317 शिशु के माता पिता या उसकी देखरेख करने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के शिशु का परित्याग, यानी उसको छोड़ दे अगर वो 12 वर्ष से कम बच्चे को, तो माता पिता पे भी क्या हो सकता है? केस हो सकता है। या उसका जो गार्डियंस होते हैं जो उसकी देखभाल करते हैं उन पे भी केस हो सकता है। अगर आप 12 साल से कम बच्चे को कहीं बाहर छोड़ देते हैं, ठीक है, उसको अपनाते नहीं हैं, तो उसके ऊपर कौन सी धारा के तहत केस होगा? 317 के तहत। आईपीसी धारा 318 मृत व्यक्ति के गुप्त व्ययन द्वारा जन्म छिपाना। कोई मरा हुआ व्यक्ति है उसके शव के साथ छेड़छाड़ करना, उसका जन्म छिपाना क्या कहलाता? ये किस धारा के तहत आएगा भी? 318 के तहत। 319 क्षति पहुंचाना, किसी भी शरीर को जो है वो क्षति पहुंचाना, उसको नुकसान पहुंचाना। आईपीसी धारा 320 जो है वो किसके लिए है भी? घोर आघात के लिए, किसी के ऊपर जो है वो
तेज खतरनाक हमला करना, ये क्या है भी 320 के तहत आता है। तो ये आज की हमारी वीडियो थी। अगर हमारी वीडियो से लर्निंग जोन का जो यूट्यूब चैनल है हमारा, उस पर काफ़ी सारे कंपटीशन एग्जाम्स की वीडियो डली हुई है, जनरल साइंस की भी, जनरल जो स्टडी होती है सामान्य ज्ञान उससे संबंधित, कंप्यूटर से संबंधित, जीके की काफ़ी आसान ट्रिक्स डली हुई है, हरियाणा जीके, इस तरह की काफ़ी सारी आपको जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट की वीडियो मिलेगी। अगर इन वीडियोस की हेल्प से आपके जो आने वाले एग्जाम है, कंपटीशन एग्जाम, उनकी तैयारी करने में आपको ज़रा सी भी हेल्प मिल रही है, तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे चैनल को दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। आगे भी हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो बनाते रहेंगे। उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो से जो है वो आपको हेल्प मिलेगी और आने वाले एग्ज़ाम जो है वो आप क्वालिफाई करके अच्छी सरकारी नौकरी जो है वो प्राप्त करेंगे। ओके, बाय।